हाँ, अब हम अपना PYQ का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अब 11 से लेके 17-18 तक कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक केस स्टडी बेस भी क्वेश्चन होगा और बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अगर हम सोचें PYQ बारे में, ठीक है, क्योंकि PYQ के क्वेश्चंस ऐसे ही रिलेटेड कुछ आते हैं, ठीक है। ये अभी जो मैं PYQ करवा रहा हूँ ये पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए ये सिर्फ PYQs हैं जो पिछले 2-3 साल में आए हुए हैं। अब ये 11वां क्वेश्चन जो पार्ट 2 हमारा पार्ट फर्स्ट जो है 10th क्वेश्चन में ख़त्म हुआ था, वहाँ से अब 11th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन का नाम अगर हम देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AC A एंड B देन X इज़। देखो पहले तो हमें डायग्राम बनाना है जो यहाँ पे बनाया हुआ है कि एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट A और B को जोड़ रहा है, उसमें P एक कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने AB लाइन बनाई है और P बीच में बनाया कि P वहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि मुझे बताओ X क्या है, ठीक है। ये X बताने को कहा है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं कहा इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने कहीं पे ये नहीं बताया था कि ये हमारा जो बीच वाला ये पॉइंट है वो क्या कहते हैं किस रेशो में काट रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। और ना ही कहा है कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, हमें बस कह दिया लाइन में है। अब हमें पता अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब होता है, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि हमें स्लोप वाला फॉर्मूला लगाना है, एक ही स्लोप में दोनों होंगे तो अपने आप वो क्या कहते हैं निकल आएगा, ठीक है। दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए तब वो एक लाइन में होते हैं। इन्होंने खुद ने क्वेश्चन ने कहा है कि पॉइंट P AB लाइन के बीच में है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में मतलब कोलिनियर का फॉर्मूला है स्लोप वाला, ठीक है। तो हम स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, स्लोप वाला फॉर्मूला कह रहा है कि हमारा, अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये, तो ये पॉइंट P है, ये A है, B है, तीनों के हमने जो जो हमें डिटेल्स दी हैं वो हमने लिख लिया है, ठीक है। इसमें से X फाइंड करना है तो हमने क्या करना होता है, हमेशा बीच वाले से इधर का और बीच वाले से इधर का दोनों का स्लोप निकालना और दोनों का स्लोप इक्वल रख देना है। तो PA का स्लोप क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है PA, ठीक है, A हमारा y2 होगा तो 8 माइनस y1 क्या था 4, 8 माइनस 4, और x2 इसका माइनस 5 है और ये माइनस एक्स, माइनस 5 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन माइनस 5 माइनस एक्स, ये PA स्लोप आया। अब PB स्लोप निकाल लेते हैं, उसका भी सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। PB तो B वाले y2 और x2 होंगे, तो -10 -4 -14 बना, और x2 क्या था 4 4 माइनस एक्स, ये बना, ठीक है। दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए क्योंकि तभी एक लाइन में आ सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दो। जब इक्वेट किया, ये 4 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, और ये वाला इसके साथ हो गया ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 4 इंटू 4 माइनस एक्स, माइनस 5 माइनस एक्स किसके साथ हुआ, -14 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ार 16, 4 को माइनस एक्स से किया -4x, -14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, -14 को माइनस एक्स से +14, इसमें कोई होना नहीं चाहिए, एक बार देख भी लो, 14 5 5 4 20, 5 1 5 6 7, ठीक है। तो 70 आंसर आ जाता है, वही 70 बन रहा है, दोनों माइनस के थे इसलिए ये +70 बना, ठीक है। और ये माइनस तो भी इसीलिए ये +14x बना। यहाँ पे 4 4 16 दोनों प्लस के थे तो प्लस में आंसर है, एक प्लस एक नेगेटिव तो -4x आंसर है। अब ये सारे एक्स इकट्ठे कर लेंगे, ये 14x को उधर लेके गए तो -14x, ये -4x, ये 16 इधर है -16 होगा, 70 -16 54, और ये -18x बन गया जब हम दोनों को सॉल्व किया, -14 -4x -18x बन जाता है। अब ये -18 नीचे डिवाइड हो जाता है, -18 जब डिवाइड होएगा तो 54 अपॉन 18 3 होता है, लेकिन माइनस था तो x की वैल्यू हमारी -3 आ जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि x हमारा निकल गया, ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन उन्होंने सेम कुछ रेशो वाले क्वेश्चंस डाले हैं अब, ठीक है। रेशो वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, इन्होंने वही कहा है एक लाइन एग्जिस्ट करती है और उसकी रेशो बतानी है। उन्होंने कहा है लाइन फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। मतलब कि उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट है 5, -6, एक पॉइंट है -1, -4, और दोनों जॉइन है, लाइन सेगमेंट है, एक जॉइन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को एक लाइन है कौन सी, y एक्सिस की लाइन है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। y एक्सिस की लाइन का क्या मतलब होता है कि x उसमें हमारा 0 होता है, ठीक है, x हमेशा 0 होता है उसमें, ऐसी लाइन होती है y एक्सिस की, ठीक है।
तो x 0 मान के यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे भी होगा वो क्या होगा, उसमें x 0 है, y हमें पता नहीं, और हमें वो निकालना है, पॉइंट भी निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि ये वाला पॉइंट भी, 0 तो पता है, y निकालना है, और साथ में उनका रेशो भी निकालना है कि कितनी रेशो में ये दोनों कट हो रहे हैं। ठीक है, तो रेशो का फॉर्मूला क्या था, रेशो का फॉर्मूला अगर हम रेशो को मान लें m रेशो n है, तो फॉर्मूला होता है x एक्सिस के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y एक्सिस के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब x हमें बताया हुआ है इन्होंने कि 0 है, ये x और y क्या है, पहले वाले ये और ये होते हैं जो हमारा पॉइंट है ना, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट। यहाँ x 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, y क्या है, y है तो y रखा है। तो ये अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, x की जगह हमने 0 पुट किया तो क्या बन गया m, x2 क्या था, x2 इस दोनों में से कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो -1 n, x1 क्या था 5। ठीक है, अपॉन m प्लस n हमें पता ही नहीं तो हम क्या करें, m प्लस n को उधर 0 से मल्टीप्लाई कराया, वो 0 बन गया, -m प्लस 5n बच गया था, है ना, -m को उधर भेजा, प्लस m बन गया, m इज इक्वल टू 5n, और ये n को अगर मैं इधर नीचे लाऊँ तो m रेशो n मिल जाता है मेरे को 5। अगर m रेशो n मिल रहा है तो मुझे पता है m रेशो n तो हमने निकालना था, तो रेशो हमें निकल गई है। अगर रेशो निकल गई है तो हमें पता चल गया m को हम 5 पुट कर सकते हैं, n को 1 पुट कर सकते हैं, y के फॉर्मूले में यही पुट कर दिया, m की जगह 5, y2 की जगह जो y2 की वैल्यू थी -4 प्लस n, y1 की जगह -6। ठीक है, n क्या था, वो रेशो, यही रेशो जो हमने निकाल लिया 5:1, यही रेशो हमने m और n में पुट कर दी। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20, और ये माइनस का था तो -20, ये -1 -6 प्लस 1, ये -6 रहा, -20 -6 प्लस किए -26 बना, कटिंग हुई -13/3 बना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन जाता है 0, -13/3 बन जाता है। तो इससे हमारे वो रेशो भी निकल गई, रेशो क्या थी, ये रेशो थी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था, दोनों हमारे आंसर्स निकल आते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर पॉइंट ये वाला इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी। ठीक है, मतलब कि क्या बोला है, अगर इसको हम इमेजिन करें पहले, ठीक है, पॉइंट P है, P पॉइंट बना लेते हैं पहले ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू है 2,4, ये भी लिख ली। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट A और B से, ये अगर पॉइंट A है यहाँ से, और ये अगर पॉइंट B है यहाँ से, ठीक है, इसका वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है k/7। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो वैल्यू इसकी है, मतलब अगर इसका डिस्टेंस मान लो 15 है तो इसका डिस्टेंस भी 15 होगा, ये उन्होंने बात बोली है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू PB है, ये हमें बोला है, तो यही कंडीशन हमने लगाई, AP इज इक्वल्स टू PB या BP, कुछ भी कह सकते हैं। AP का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। x2 क्या है, अगर AP की बात कर रहे हैं, ठीक है, P होगा हमारा x2, तो 2 माइनस A का पॉइंट का है 5, 2 - 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 आ जाता है। ठीक है, प्लस k - 4 कैसे आया, ये k इसका y2 था और 4 इसका y1 था, तो k - 4 का स्क्वायर, k - 4 का स्क्वायर को वैसे ही छोड़ा, अभी आगे कुछ नहीं किया, उधर ही छोड़ दिया। BP अगर हम करेंगे, अंडर रूट डाला, y2, अब इसमें p एंड में आ रहा है तो हमारा ऑब्वियसली ये चीज़ क्या बन जाएगी, x2 और y2, तो x2 आ गया 2 माइनस, यहाँ पे x1 k है तो 2 - k का स्क्वायर, प्लस ये क्या है y2 क्या था 4 माइनस ये x1 और y1 की वैल्यू, y1 की 7 है तो 4 - 7 ये वैल्यू आ गई, 2 - k का स्क्वायर प्लस ये 4 - 7 क्या, -3 आता, -3 का स्क्वायर प्लस 9 बन जाता है। ये दोनों AP BP निकल गए, हमें पता है AP BP इक्वल है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट हमें चाहिए नहीं, बहुत ही ख़राब चीज़ है, हमें देख के उल्टियाँ आती हैं इसको, तो हमने इसको नहीं देखना, तो हमने कर दिया दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड ही अंडर रूट है तो दोनों साइड से ही हट जाएगा, तभी कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो सकता है। अगर दोनों साइड ही स्क्वायर रूट हो तो दोनों जगह स्क्वायर रूट अगर हो तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधा नंबर लिख दो, 9 + k - 4 का होल स्क्वायर, 2 - k का होल स्क्वायर प्लस 9, ये k - 4 का होल स्क्वायर खोला, k स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 -2 × 4 × k, तो -8k। इधर भी सेम फार्मूला लगाओ, फार्मूला कौन सा लग रहा है मैं फिर से भी बता देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, इसीलिए k - 4 को जब हमने खोला है तो वो बन गया है
ए की जगह के आ गया, तो ये देखो इसका आंसर बन जाता है के स्क्वायर प्लस बी की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, ए क्या है के 2 के और बी क्या था 4, 4 2 ज़ा 8 तो 8 के बन जाता है, इसलिए यहाँ पे ये बन सेम इसके साथ भी वही चीज़ है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसमें से ये सारा जो फॉर्मूला बन चुका है, अब उसको इधर उधर करते हैं, के वालों को सबको एक साइड ले जाते हैं, बाकी नंबरों को उधर कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये के स्क्वायर पहले ही इधर है, -8 के भी इधर है, ये के स्क्वायर उधर लेके गए, -4 के को उधर लेके गए, ये के स्क्वायर प्लस का था उधर गया माइनस के स्क्वायर हो गया, ये -4 के था इधर गया +4 के हो गया। अब ये जो नंबर था 16 और 9 इन दोनों को उधर लेके दोनों माइनस हो जाएंगे, 9 - 9 कैंसिल करो क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के 0 आ जाएगा, -16 + 4 बचा -12, ये के स्क्वायर भी सेम थे, ये भी कैंसिल हो गए, -8 + 4 के -4 के -4 के इक्वल टू -12 है, -4 डिवाइड कराया 12/4 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 के की वैल्यू 3 आ गई, हमारा आंसर निकल आता है, ठीक है। ये ऐसे हमने अभी कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, शायद 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इट, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सेम वही क्वेश्चन है, रेशो निकालनी है हमें, ए और बी और पी दे दिए हैं, बस इसमें ये है पहले हमें वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस बता देते थे, यहाँ पे वाई या एक्स एक्सेस नहीं की, उन्होंने पॉइंट ही दे दिया है और रेशो निकालने को, लेकिन पॉइंट की वैल्यूज़ में एक चीज़ वाई है तो हमें वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू दी है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स इज इक्वल टू mx2 + nx1/m+n, सेम फॉर्मूला लगाया। एक्स की वैल्यू -1 थी, x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू -3 है, ये वैल्यूज पुट की हैं। अब m+n को इधर -1 से मल्टीप्लाई कराया तो -m - n बन गया, 6m - 3n इधर लेके गए, n वाले को इकट्ठे m वाले को इकट्ठे किया, -3n उधर गया, +3n बना 3n - n, और ये 6m था, -m इधर आया +m, 6m + n 7m। अब ये n को नीचे लेके गए, पहले तो 2 को लेकर गया मैं, 7/2 बन गया, ठीक है। ये n को भी इधर ले आऊँगा अगर मैं तो m/n बन जाएगा, ये 2 और 7 को उधर भेजा तो ये वैल्यू आ जाएगी। या तो अगर मैं इसको सीधा ही लिखूँ, ये वाली स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2n था वाव को, उसको मैंने क्या किया 2a, ठीक है, 2 उधर ही रहा, n को नीचे लेके m/n, और m/n ही चाहिए तो 7 को इधर किया, m/n रेशो हमारी निकल चुकी है। अब y भी निकालना है, y को निकालने के लिए भी ये my2 + ny1/m+n का फॉर्मूला, m हमारा 2 है, y2 हमारा -8 था, n हमारा 7 निकला, अभी हमारा यही निकला 7, ठीक है। और y1 क्या है, y1 है 10, वैल्यूज पुट करेंगे 8 × 16 -16 प्लस n क्या है 7 और y1 10, मल्टीप्लाई किया -16 + 70/9 54/9, इसको कटिंग होगी तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, जिससे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है, x हमारा उन्होंने दिया हुआ था -1 और कॉमा ये बन जाता है 6, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम से वो पूछें, अगर उन्होंने सीधा यही बोला है कि y की वैल्यू तो y की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, के ये तीनों जो हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं और उनके जो कॉर्नर्स हैं वो ये तीनों ही हैं, मतलब कि अगर मैं ये बना रहा हूँ तो यहाँ पे उन्होंने कहा बी यही होना चाहिए, ये पॉइंट सी यही होना चाहिए, ए यही होना चाहिए, वरना क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन क्या होती है, h² = p² + b², ये तो पता ही होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है हमेशा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल ही होना, ये हमारा गारंटीड चीज़ है, ठीक है। जब हमने ये वाले फॉर्मूले को पुट किया, ठीक है, अब इसको पुट करने के लिए हमें तीनों साइड भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ए बी सी, तो ए सी हमारा क्या कहते हैं क्या होगा, अपना देखने से हमें लग रहा है, अब मेरे को पता नहीं है कि डायग्राम भी ऐसे बनेगा, क्या पता ऐसे बन जाए, मैंने नेमिंग गलत की हो, ए इधर सी इधर बी इधर, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है या उल्टा भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ए इधर बी और सी इधर, ठीक है। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हमें पहले निकालना है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, तो इन सब का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का निकालेंगे कैसे, पॉइंट्स को वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या था हमारा, यहाँ पे b था, b के 6 और 4 पॉइंट थे, तो 6 इधर 4 इधर, और a का -3 और 0 था, देख लेते हैं यहीं पे लिखे होंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बोला, 3 और 0 था और 6 और 4
तो वही पॉइंट्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे लिख लिया। 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया 25, 25 और अंडर रूट 5 आ गया। सेम अब अगला नेक्स्ट जो है अगला बी सी, इसको अगर हम निकालें तो बी के तो पॉइंट पता ही है क्या क्या थे, -6 और 4 था, और सॉरी 6 और 4 था, मैंने माइनस बोल दिया गलती से, 1 मिनट। और सी के पॉइंट है -1 और 30, ये 30 नहीं सॉरी 3 है, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया -1 -6 का स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस 3 -4 -1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 50, 50 का अंडर रूट करना है। जब हमने 50 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 आया, 50 का 25 बन गया, 5 5 से 25 5 1, तो जो कॉमन निकल रहे हैं वो ये है, तो इसको हम बाहर निकल लेंगे, जिसकी जोड़ी बन रही है वो बाहर आ जाता है, जो अकेला बच गया वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बी सी भी निकल गया। सी ये निकालेंगे सेम ही फॉर्मूले से, कुछ अलग नहीं है, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर, -1 -3 का बनता -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट क्या बन जाता है 5। तो हमारा हम देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ तो सेम ही आ गई हैं, ए बी और सी ए, बी सी अलग आया है। तो हमें पता चल जाता है इसको देखने से कि अगर हाइपोटेन्यूस होगा भी तो बी सी ही होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन दोनों से और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ट्राइंगल अपना सपोज किया कि हमारा ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, और इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की h² p² b² की। क्या वैल्यूज़ पुट की हैं ज़रा हम देखते हैं। h² की bc माना है हमने, p² को ac, b को ab, ये दोनों 5 5 थे तो 5² 5 को 25, ये 5 √2 था, इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 का 25 बन जाता है, √2 का 2 बन जाता है, 25 + 25 50, ये भी 25 × 2 50। दोनों अगर LHS = RHS आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ये ट्राइंगल है। इससे हमको ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 17th क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे और हमारा ये पूरा जो प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चंस आ रहे थे वो सारे अब हमारे डन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या बोला उन्होंने, एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया है पूरे प्रीवियस ईयर में भी, जितने अभी हमने देखे ये अकेला है। बुक में भी ऐसे शायद क्वेश्चन नहीं है NCERT की, बट ये प्रीवियस ईयर में पूछा है। अगर पूछा तो हमें इसको करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला इसका बताते हैं, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है। और कैसे, उन्होंने कहा है उस ट्राइंगल का एरिया बताना है जो मिड पॉइंट्स, क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जुड़ के बन रहा है, ठीक है। देखो क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। मतलब कि पहले तो उन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इन तीनों के मिड पॉइंट जोड़ दो, एक मिड पॉइंट ये होगा, एक मिड पॉइंट ये होगा, एक हम मान लेते ये है, इन तीनों मिड पॉइंट को जोड़ के जो ट्राइंगल बन रहा है उसके निकाल लो वैल्यू, उसका एरिया निकालो। फिर उन्होंने कहा है फाइंड द रेशो ऑफ दिस ट्राइंगल टू द एरिया गिवन ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब कि हमें ये वाले एरिया, छोटे का भी एरिया निकालना है, बड़े का भी एरिया निकालना है, और दोनों के एरिया को रेशो में भी रखना है। तो इतना बड़ा सा ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है। क्या आसान सा है, अगर टेक्निक से सोचोगे तो पता चल जाएगा क्या है। वैसे टेक्निक ज़्यादा नहीं, रट्टा मारना है अगर तो सिंपल सा ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2, x1 पहले आ गया, ठीक है, x1 वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगा y2 और -y3, ठीक है, ख़त्म। फिर x1 तो हो गया, अब x2 की बारी है, x2 आया तो इन दोनों में से 2 निकल जाएगा, एक y3 -y1, ठीक है, प्लस अब x3 आया तो y3 निकल गया, तो y1 -y2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें भी पहले कौन आएगा वो देख दो, ये नंबरिंग चल रही है 1 2 3, ठीक है। देखो x1 y2 y3 कैसे चल रहा है, 1 2 3, अगले में 1 वाला पीछे चला गया, 2 3 1, अगले वाले में 3 सबसे आ गया, 3 1 2, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो समझ रहे हो आप, इसको फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। 1/2 वैसे ही रहने दो, बाकी x1 है, पहले वाला अक्षर x1 है, तो x1 यहाँ पे x2 यहाँ पे x3, ब्रैकेट खोलनी है, पहले वाला 2
बाद वाला 3 दोनों के बीच में माइनस, यहाँ पे 3 1 दोनों के बीच में माइनस, 1 2 दोनों के बीच में माइनस, ऐसे फॉर्मूले याद रख सकते हो। ठीक है, वो कुछ आगे अगर हम निकालने के लिए कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमें तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहले मैंने बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, क्योंकि रेशियो में वो भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। x1 क्या है 0, ठीक है, बाकी दोनों के y दिए हुए हैं, तो 1 - 3 प्लस, अब x2 की बारी, x2 2 है, बाकी दोनों के 3 माइनस माइनस 1, तो 3 + 1 बन जाता है, प्लस अब x3 क्या था 0, तो 0 आगे उसके -1 -2 बन जाएगा वो। लेकिन अगर हम देखें इसको 0 1 - 3 2 2 × 0 0 ही बनना है, तो उसको छोड़ दो। ये 2 3 -1 है, 3 + 1 बन जाएगा, 3 + 1 4 4 2 8 बन जाता है। ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ दिखाए बिना, ठीक है। और ये 0 था, ये भी 0 का 0 ही बन जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होकर वो माइनस, ये 0 का 0, ये -2 बनेगा, दोनों मल्टीप्लाई हुए 0 ही आंसर बनेगा, ठीक है। अब 1/2 2 × 3 + 1 3 + 1 4 4 2 8, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल, 4 आंसर आ गया। ये हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया निकल आया पूरे ट्राइंगल का। अब मिड पॉइंट्स निकालना है। ये हमारे मिड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, पहले हमें लाइन देखनी किसको निकालना है। अगर ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि डी माना है मैंने, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, वही फॉर्मूला होगा x1 + x2 0 + 2/2, ठीक है। और y वाले कर दो दोनों, -1 + 1/2, तो 0 2/2 1 0/2 0, डी वैल्यू 0 1,0 आ गई, ये 1,0 पॉइंट आ गया। एफ का भी और ई का भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। पहले हमने ई का निकाली वैल्यू, ठीक है, 2 + 0/2 और 1 + 3/2, ये 2/2 बन जाता है, जिसका आंसर 1 4/2, जिसका आंसर 2, ई निकल गया। सेम ऐसे ही 0 + 0 था, 0 ही बन गया, 3 - 1 2/2 1, तो एफ की भी वैल्यू निकल गई। सेम दोबारा फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ जो आई हैं उनको पुट करेंगे, x1 की y2 y3, y2 की x2 की y3 y1 प्लस x3 की y1 और y3, ठीक है, समझ लग गया। दोबारा लिख दो, ये वैल्यू किसकी है, ये x1 की है, ये y2 ये y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2 - 1 1 होता है, 1 × 1 1 बन जाएगा, 1 1 - 0 1 होगा, 1 × 1 1, और ये 0 था 0 ही रह जाता है। 1 + 1 2 2 और 2 का कैंसलेशन हुई 1, तो इसका एरिया 1 आ गया, इसका एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया पूछा है तो स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, अगर डिस्टेंस पूछा है तो यूनिट्स लगाएंगे पीछे, ठीक है, यूनिट्स लिखेंगे। एरिया पूछा तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब रेशो उन्होंने कहा था DEF ऊपर 2 ABC नीचे, तो DEF का 1 आया तो 1, उसका 4 आया था तो /4 1/4 हमारा आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अब हमारा 18th क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि वर्टिसेस जो है एक ट्राइंगल की वो ये हैं A B और C, मतलब कि ये हमें ट्राइंगल बता रहे हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ की जिससे AB और BC लाइन जो AB और AC लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे, D और E में, और इस तरह इंटरसेक्ट किए हैं कि AD/AB और AE/AC 1/4 आ रहे हैं, दोनों इक्वल है मतलब, ठीक है। कैलकुलेट करना हमें एरिया ट्राइंगल ADE का, और उसको कंपेयर करना है ट्राइंगल ABC के एरिया से। कैसे करेंगे, पहले डायग्राम बना के समझाता हूँ हुआ क्या। एक ट्राइंगल पूरा दे दिया, A के पॉइंट, B के पॉइंट, C के पॉइंट भी दे दिए, फिर का एक लाइन आई, वो AB और AC को काट के चलेगी, ठीक है। और उस जिस पॉइंट पे काटा, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये D और E पॉइंट है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है AD/AB की वैल्यू 1/4 है, सेम ही AE/AC की वैल्यू भी 1/4 है, ठीक है। AD/AB का 1/4 होने का क्या मतलब, अगर इस डायग्राम को तुम देखो AB और AD कैसे दिख रहे हैं, तुम बता सकते हो AD की वैल्यू अगर उन्होंने 1 कहा, ठीक है, और AB की वैल्यू को टोटल पूरी की वैल्यू को 4 कहा, तो देख के तो पता चल ही रहा है कि AB की वैल्यू क्या होगी, AD + DB होगी। AD की वैल्यू 1, DB हमें पता नहीं, AB पता पूरा का पूरा 4 है, ये 4 इधर गया 1, 4 में से 1 गया 3 आ गई DB की वैल्यू, तो DB हमारा 3 है, ठीक है।
ये 1 है, ये 3 है। और ये क्या होती है, रेशो होती है। जब भी एक लाइन सीधी हो और उसको बीच में से कोई काट दे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आते हैं उसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें m और n दिए हुए हैं। m हमारा 1 है, n हमारा 3 है, ठीक है। तो एक्स डी, अगर हमें डी पॉइंट का x एक्सिस और y एक्सिस निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। mx2 + nx1 / m + n, वही रेशो वाला फॉर्मूला। रेशो हमें बता दिया, 1 की रेशो 1 है, 1 की रेशो 3 है। x2 क्या था 1 और x1 क्या था 4, 1 1 का 1, 3 4 12 और 1 + 3 यानी 1 + 3 4 बन गया। 12 + 1 13, 13/4 हमारा एक पॉइंट निकल आता है इस डी का, ठीक है। इसका एक पॉइंट निकल आया 13/4, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है मतलब कि y एक्सिस भी निकाल लेते हैं। y d = m/2 + m + n। m1 है, n3 है, y2 5 है, y1 6 है। 5 1 = 5, 6 3 = 18, 18 + 5, 18 + 5 23, 23/4। तो d की वैल्यू हमारी ये निकल आती है। d में कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या करेंगे, e निकाल लेंगे। e निकाल लिया, फिर ये पूरे ए बी सी का एरिया करना है, ए डी ई का एरिया करना है, उन दोनों को कंपेयर करना है। फिर रेशो जैसे वो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया वैसे ही। पहले ई पॉइंट निकालते हैं। ई पॉइंट भी कुछ अलग से नहीं, ऐसे ही निकलना है, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि वही मैंने लिखा कि ए ई और ए सी भी ऐसे 1/3 आ जाएंगे, जैसे ए डी और ए बी आए हैं, ए डी और डी भी आए हैं, सॉरी, ठीक है। और एक्स ई का भी वही फॉर्मूला लगाया। m की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 3 थी, x2 7 था, x1 4 था। 7 1 7, 4 6 12, 7 + 12 19, 19/4 आ गया। सेम y भी निकालेंगे, वही फॉर्मूला है। 1 × 2 3 × 6, 6 3 = 18, 2 1 = 2, 2 + 18 20, 20/4 5 बन गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज़ हमें वही वाली हैं जो आगे क्वेश्चंस में दी हुई हैं, मैंने डायरेक्टली पुट की हैं, ठीक है। आप भी वो पता ही है आपको, इतनी देर समझा लो, पता चल जाएगा होगा अभी तक। 19/4, 5 ये हमारा ई पॉइंट निकल आया। अब ये ई पॉइंट निकल आया है, अब हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालना है और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन ने कहा है। पहले मैंने ए बी सी का एरिया निकाला है 1/2, फॉर्मूला वही है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 वाला फॉर्मूला ही लगाया है हमने, ठीक है। क्या होगा 1/2, 4 5 - 2, ये वैल्यूज सारी ऊपर ही दी हुई है। मैं दोबारा वो डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं, तो वहीं से पुट करके लिखी हुई हैं, आप भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 - 2 3, 4 3 = 12, प्लस 2 - 6 -4, -4 × 1 -4 ही रहेगा। 7 6 - 5 1, 7 1 = 7, 4 3 क्या होगा 12, -4 + 7, 12 में से 4 के 8, 8 + 7 15, 15/2 हमारा एरिया निकला है ट्रायंगल ए बी सी का। अब आगे ए बी सी के बाद हमने ए डी ई का निकालना है एरिया। ए डी ई के लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, x1 4 है, y2 y3 ये वैल्यूज़ आई थी उनकी, वो सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब जब इसको 23/4 और -5 को सॉल्व करना है, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4, ये 23 1 = 23, 4 5 = 20, 20 आ गया। ये नीचे वाला 4 ऊपर वाला 4 कैंसिल हो सकता है जब वो ब्रैकेट के बाहर हो तो, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल, 23 में से 20 के 3 आ गया। इधर देखे x2 की वैल्यू 13/4 है, ये दोनों नॉर्मल नंबर है, तो 5 - 6 - 1 ये भी हो गया। 19/4 और 6 - 23/4, 23/4। इसके नीचे भी कुछ नहीं था, पहले एलसीएम लेना है, तो 4 1 = 4, 6 4 = 24 - 23। अब ये तो 3 बन गया था, ये -1 और इनको मल्टीप्लाई किया -13/4। इसको क्या हुआ, 24 में से 23 गए 1, तो इसका आंसर बनना था 19/4 ये और 1/4, ठीक है। ये आंसर बनना था। 19 को 1 से किया 19, 4 4 = 16, ये वैल्यू बन गई। अब आगे क्या किया, आगे इसको सॉल्व वैसे ही किया जैसे अभी ऊपर तक कर रहे थे। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, अपॉन में है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 16 4 = 64, 16 को 13 से किया 208, 19 को 4 से किया 76, ये किए हमने। और अब इनको माइनस करवाएंगे तो 132 बना था, 132/64, इनको कैंसिल किया हमने 132/64 को 2 के टेबल पे, ये 32 बना, ये बना 66, आगे और कैंसिल करेंगे 16 और ये 33/16 बन जाता है, ठीक है। 33/16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 3 = 48, 48 - 33/16, 48 को 33 से माइनस किया 15/16 और ये 1/2, 16 और 2 को मल्टीप्लाई किया 32, 15/32 इसका एरिया आ जाता है, ठीक है। तो हमारा रेशो जो है, जो कंपेयर करने को बोला था, वो हमारा रेशो ही होता है।
तो हमने ADE और ABC को रेशो किया 15/32 15/2। जब इसको उल्टा लेके गया तो 15/32 और 2/15 15 कैंसिल और 2 और 32 कैंसिल 1/16 आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी हमारा वैसे। अब लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा। फिर उसके बाद 3 ही क्वेश्चन है इसके पार्ट्स, वो बहुत ही आसान है। इन्होंने कहा है एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, स्कूल में गए, वो डिज़ाइन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर गार्डन को। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन को डिज़ाइन कर रहे हैं प्लेग्राउंड में। ठीक है, प्लेग्राउंड में पूरा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राउंड पे ग्राफ पेपर को बनाने की कोशिश की है, ग्राफ पेपर पे ग्राउंड को बनाने की कोशिश की है, सॉरी। ठीक है, और हर एक कॉर्नर को प्लॉट के ओरिजिन से ले लिया। जैसे कि अगर मैंने ये डायग्राम भी उन्होंने दिया हुआ है, ये जैसे कि अगर ये गार्डन है ना, तो यहाँ से एक कॉर्नर को हमने ओरिजिन मान लिया, 0,0 मान लिया, और उसके ये वाली साइड हमारी एक्स एक्सिस, ये वाली सारी वाई एक्सिस, ऐसे माना है उसने, ये बताया। ठीक है, फिर उसने कहा है कि एक रोज़ प्लांट किया उसने 2,3 पॉइंट पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 जब इतना है, वाई जब 3 है, वहाँ पे रोज़ प्लांट किया। ठीक है, डायग्राम में भी नीचे उन्होंने बताया हुआ है। तुलसी प्लांट की B पॉइंट पे जो 8,3 है, 8,3 एक्स एक्सिस बढ़ गया, 3 वहीं पे है। फिर उन्होंने कहा है एक मैरीगोल्ड किया है C पॉइंट पे 8/11। ठीक है, और एक फाउंटेन बनाना है D पॉइंट पे, वो हमें पता नहीं है, वो ऐसे बताओ कि वो रेक्टेंगल बन जाए, ऊपर ही बताया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे ये आप देख सकते हो, ये 2,3 है, ये कैसे है, इस दोनों में सेम क्या है, ये वाई एक्सिस सेम है, 3 और 3, मतलब कि अगर हमने ऐसे ऐसे देखना है तो वाई एक्सिस सेम होगी। अगर ऊपर नीचे देखना है, इसका 8 और इसका 8 सेम है, तो ये सेम है। तो ये D पॉइंट में भी यही चीज़ होनी है, इसका 2 और इसका 2 सेम होना चाहिए, तो ये पहला पॉइंट इसका 2 आ जाएगा। इसका 11 और इसका 11 सेम होना चाहिए, 2,11 बन जाएगा इसका आंसर, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस फाइंड करो रोज़ और तुलसी में से। ठीक है, रोज़ कहाँ पे था, रोज़ हमारा था 2,3 पे और तुलसी था 8,3 पे। तो तुलसी 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर, 3 - 3 0 ही हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, 6 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, 6 यूनिट आंसर आ गया, डिस्टेंस निकल आता है। फिर वही उन्होंने D को बनाने को बोला था कि हमारा फाउंटेन निकल आए, तो मैंने पूरा दोबारा बनाया था, ये 2, 3 और 8 3 3 सेम आ गया, ये 8/11 और 8/3 8 8 सेम आ गया। तो यहाँ पे 2 2 सेम होगा और 11 11 सेम होगा। ठीक है, यही लिखा है D मस्ट हैव सेम एक्स ऑफ ए, कि D के पास एक्स एक्सिस सेम होना चाहिए, तो उसका 2 होगा। ठीक है, और वाई एक्सिस C के सेम होना चाहिए, तो 2,11 इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ रहेगी, एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा गार्डनर को एक बेंच बनाना है मिडल पॉइंट में जो कि AC का डायगोनल हो। यही डायग्राम अगर मैं देख लूँ, उन्होंने कहा है कि एक बेंच लगाना है, कैसे, जैसे ये दोनों मिल गए, इन दोनों के मिड पॉइंट पे यहाँ पे कहीं बेंच लगाना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 y2 + y1/2, दोनों की वैल्यूज पुट की, सॉल्व कर लिए, कुछ इसमें है नहीं, 8 + 2 10 10/2 5, 11 + 3 14 14/2 7। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन ये चॉइस में था, ये करना आप ये भी कर सकते हो, उसमें था कि डायगोनल की लेंथ निकाल दो, चाहे अगर मिड पॉइंट नहीं निकाला तो वो डायगोनल की वैल्यूज़ में ही जो 8 और 2 थी और 11 और 3 थी, वो वैल्यूज़ हमने माइनस कराई, तो 6 और 11 3 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 का अंडर रूट 64 और 36 को प्लस किया 100, 100 का अंडर रूट 10, तो 10 यूनिट आ गया डायगोनल की लेंथ। यहाँ आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच सर।